आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। 15 जुलाई की शाम है, दिन है गुरुवार और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है आज तक रेडियो पर दिन की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरों की चर्चा और विश्लेषण का ठिकाना, यानी इवनिंग न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। तो यहाँ हम करेंगे बड़ी खबरों पर चर्चा और साथ ही लेंगे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन। तो फिलहाल पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि आज किन खबरों पर बातचीत होगी। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पंजाब कांग्रेस में सिद्धू और अमरिंदर के बीच मचे घमासान पर कौन सी सुलह का रास्ता निकला है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कांग्रेस में बड़े फेरबदल होने के कयास लग रहे हैं। कमलनाथ सोनिया गांधी से मिले और इसके बाद हो सकता है कि उन्हें अहमद पटेल की जिम्मेदारियां मिले। करेंगे इस पर बात और फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री के बनारस दौरे की। आज बनारस से प्रधानमंत्री ने यूपी चुनाव अभियान का आगाज कर दिया। क्या कहा उन्होंने अपने भाषण में और कौन सी वो बारीक बातें हैं जिन्हें समझने की जरूरत है, एक्सपर्ट से जानेंगे। उसके बाद बात होगी राजद्रोह कानून की और जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उस कानून पर सवाल खड़े किए हैं। क्या इस कानून को खत्म कर दिया जाना चाहिए? इस फैसले के समर्थन के तर्क क्या हैं, जानेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि अमेरिका के पॉलिसी एक्सपर्ट्स क्यों इस बात की चिंता कर रहे हैं कि वीजा पॉलिसी की वजह से भारत का टैलेंट अमेरिका की जगह कनाडा जा रहा है। तो सुनेंगे ये सब, लेकिन पहले चलते हैं खुशबू के पास और सुनते हैं दिन भर की हेडलाइंस। शुक्रिया जमशेद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज कहा है कि मौजूदा समय में किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा होने से कोरोना की रफ्तार तेज होगी। साथ ही उसने यूपी सरकार के कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेने के लिए धन्यवाद भी किया। वहीं एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने आगाह किया है कि डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों और वायरस के म्यूटेट होने से देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जल्द सच में बदल सकती है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया में थर्ड वेव शुरू होने का ऐलान कर दिया है। जर्मनी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग लापता हो गए हैं। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के बाद प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने ऐसे 13 पर्यटकों को गिरफ्तार किया है जो कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनवाकर उत्तराखंड में घुस रहे थे। पुलिस ने इनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। दरअसल उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि कोरोना संबंधी रिस्क को देखते हुए अभी दिल्ली में स्कूल खोलने का कोई प्लान नहीं है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले उनकी पार्टी 70 जिलों में मजबूत है। उनके अनुसार यूपी की 80 से 100 विधानसभा सीटों के लगभग 70% बूथों पर पार्टी कड़ी टक्कर दे सकती है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के कुछ सनस्क्रीन उत्पादों में कैंसर होने का खतरा बताया जा रहा है। परीक्षण के बाद कुछ नमूनों में बेंजीन के निम्न स्तर की पहचान की गई, जिससे कैंसर होने का खतरा हो सकता है। इसके बाद ही कंपनी ने फैसला लिया है कि ऐसे सभी प्रोडक्ट्स को बाजार से वापस ले लिया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान का विभिन्न इलाकों पर कब्जा करने का क्रम जारी है। इस बीच अफगान सरकार के एक वार्ताकार ने आज कहा कि तालिबान ने 7,000 विद्रोही कैदियों की रिहाई के बदले में 3 महीने के संघर्ष विराम की पेशकश की है। अफगान सरकार के वार्ताकार नादर नादरी ने कहा कि यह एक बड़ी मांग है। SBI ने ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक बैंक की डिजिटल बैंकिंग सेवाएं 16 और 17 जुलाई को 150 मिनट के लिए प्रभावित रहने वाली है। बैंक की ओर से इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी गई है। और क्रिकेटर ऋषभ पंत के बाद टीम इंडिया के एक और स्पोर्टिंग स्टाफ दयानंद गरानी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। टीम इंडिया में अब तक कुल 3 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि एक ठीक खिलाड़ी कोरोना से रिकवर हो गए हैं। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। कांग्रेस में राजस्थान से लेकर पंजाब तक अंतर्कलह जारी है। इस बीच खबर यह है कि पंजाब कांग्रेस में नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच चल रही रार पर फुल स्टॉप लगता नजर आ रहा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और पंजाब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हरीश रावत ने बताया कि सुलह का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। मुख्यमंत्री तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही होंगे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा। सुनिए हरीश रावत को। हमने बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली हैं बहुत एक्सटेंट तक, और लास्ट मोमेंट पर
कुछ चीज़ें नई बातें आई हैं तो उनको भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। अनदर 2-3 डेज प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। मैंने यही कहा था लोगों से, मैंने कहा मॉनसून के आने के साथ ही हम अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैंने मजाक में कहा, लेकिन ऑल्दो पंजाब में और दिल्ली में दोनों जगह डिलेड हो गया मौसम जो है, मगर मेरी बात रह गई उससे, तो ये और अब डिले नहीं। अब पंजाब कांग्रेस में किस तरह का फॉर्मूला अपनाया गया है, क्या इसे वाकई सुलह कहा जाएगा? हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर आनंद पटेल से, जो कांग्रेस को लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं। देखिए, पिछले लगभग 2 महीने से पंजाब कांग्रेस इकाई में जिस तरह का घमासान मचा हुआ था, कैप्टन अमरिंदर सिंह कैंप और उनके जो विरोधी हैं, जिनमें नवजोत सिंह सिद्धू सबसे ज्यादा मुखर थे, लगातार बयानबाजी कर रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर ने जो वायदे किए थे चुनाव से पहले पंजाब की जनता को, कि जो 2015 का बरगाड़ी कांड था उसमें जो दोषी हैं उनको सजा दिलाई जाएगी, जो बस माफिया है, माइनिंग माफिया है, उस पर लगाम लगाई जाएगी। ये सारे वायदों पर कैप्टन सरकार खरी नहीं उतरी है और उसके बाद से लगातार हम देख रहे थे कि अलग अलग नेता समय समय पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। उसके बाद जून महीने में पार्टी ने 3 मेंबरी कमेटी बना ली, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और इस कमेटी ने पंजाब के सभी एमएलए से, सभी एमपी और जो बड़े नेता हैं उनसे बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि क्या वजह है जिसको लेकर के इतनी नाराजगी है वहां की इकाई में। तो उसके बाद जो रिपोर्ट की गई उसमें ये कहा गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए वहां पे जो उनकी कैबिनेट है और जो संगठन है उसमें फेरबदल किए जाने चाहिए। और जो मीटिंगें हुई उसके बाद ये माना जा रहा था कि बड़े पैमाने पर फेरबदल होंगे। हमने देखा कि दो बार जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आए लेकिन आला कमान से नहीं मिल पाए। नवजोत सिंह सिद्धू आए, उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात की। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर से आखिरी बार सोनिया गांधी ने खुद मुलाकात की 10 जनपद से। तो ये माना जा रहा था कि जल्द ही इस पूरे विवाद का हल निकल जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि जो फॉर्मूला है उसके तहत एक नया पीसीसी अध्यक्ष बनाया जाए और 2 वर्किंग अध्यक्ष बनाए जाएं, 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएं। पीसीसी अध्यक्ष के लिए सिद्धू का नाम सुझाया गया है। ये माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान की वो पसंद है बतौर अध्यक्ष और 2 अन्य जो वर्किंग प्रेसिडेंट होंगे उनमें से एक हिंदू समाज से होगा और दूसरा दलित समाज से होगा। जो चुनावी समीकरण है उसको साधने की कोशिश की जा रही है इस फॉर्मूले के जरिए और ये माना जा रहा है कि इस फैसले से जो सिद्धू की जो बयानबाजी है जिसकी वजह से लगातार कैप्टन सरकार की किरकिरी होती रही है वो थम जाएगी और बतौर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और पार्टी मजबूती से चुनाव में जाएगी। आनंद, तो पंजाब कांग्रेस के इस फॉर्मूले को आप कैसे देख रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक बात इस फैसले की तस्दीक की है, जो कैप्टन खेमा है वो बार बार ये कहता रहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को ना ही डिप्टी सीएम बनाना चाहिए और ना ही प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एक ही बिरादरी से होंगे तो बाकी जो समाज है उनमें गलत मैसेज जाएगा, लिहाजा उन्हें ये महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि लगातार जो सिद्धू खेमा है वो इस बात पे अड़ा रहा कि या तो मुख्यमंत्री को हटाया जाना चाहिए या फिर जो पीसीसी अध्यक्ष का जो पद है वो सिद्धू को मिलना चाहिए। तो अब क्योंकि बहुत सारे और भी जो धड़े हैं पंजाब कांग्रेस में, चाहे वो प्रताप बाजवा हो या फिर वर्तमान जो अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़ हो और तमाम अन्य वरिष्ठ नेता हैं, उनका ये मानना है कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में बहुत नए हैं, उन्हें जुम्मा 4 साल हुए हैं पार्टी ज्वाइन किए हुए और ऐसे में अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है और जो बाकी सीनियर लीडर हैं उनकी अनदेखी होती है तो इससे विवाद और बढ़ सकता है। और देखना होगा कि ये फैसला जब आधिकारिक रूप से सामने आएगा तो किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है। यह जरूर है कि ऐसा कहीं ना हो जाए कि जो विवाद है वो थमने की बजाय और तूल पकड़ ले। अच्छा आनंद, अब पंजाब में चुनाव होने हैं तो कैप्टन और सिद्धू में से किसके चेहरे पर और किसकी अगुवाई में ये चुनाव लड़ा जाना है?
कि देखिए, ये सवाल कई बार पूछा गया, जो पार्टी के इंचार्ज हैं पंजाब मामलों के हरीश रावत जी, उन्होंने बार बार एक ही बात कही कि जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के नाम पर लड़ा जाएगा। अभी तक कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से ये जाहिर नहीं कर रही है कि क्या कैप्टन अमरिंदर ही आधिकारिक चेहरा होंगे एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद का, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू होंगे, या कोई तीसरा होगा। कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान को ये लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर है, जो उनके कार्यकाल को लेकर के जो नाराजगी है लोगों में, उसकी वजह से पार्टी को नुकसान ना हो जाए, जिसकी वजह से पार्टी उन्हें शायद मुख्यमंत्री का चेहरा न बनाए आने वाले चुनाव में, और कांग्रेस पार्टी बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़े। ऐसे संकेत फिलहाल अभी तक हाईकमान की तरफ से मिले। ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर आनंद पटेल। अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसे लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जानकारी मिली है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी जल्द बुलाई जा सकती है और पार्टी में बड़ा फेरबदल होने की संभावना है। इस बीच सूत्र बताते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोनिया गांधी के साथ मुलाकात करेंगे। क्या कमलनाथ को कांग्रेस कोई नई जिम्मेदारी देगी? ऐसी कोई संभावना है? हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई से। देखिए, कांग्रेस में इस समय काफी विचार विमर्श, चर्चा, मंत्रणा वगैरह चल रही है कि पार्टी का आगे का रास्ता कैसे हो। उसमें 3-4 मुद्दे हैं। एक तो नेतृत्व का मुद्दा है, दूसरा जो कांग्रेस में फंडिंग की जो समस्या आ रही है उसका, तीसरा जो है वो दूसरी राजनीतिक दलों से कैसे तालमेल बिठाया जाए जो गैर भाजपा गैर एनडीए हो। और उसमें एक ऐसी सूचना आ रही है कि शायद राहुल गांधी फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है। और दूसरी तरफ सोनिया गांधी जो कांग्रेस की कार्यवाहक इस समय अध्यक्षा हैं, वो भी अगस्त में उनके 2 साल पूरे हो जाएंगे और कांग्रेस के संविधान के हिसाब से ऐसे पद में व्यक्ति केवल 1 वर्ष रह सकता है। तो वो भी अब अगस्त तक अपने आप को उससे अलग करना चाहती हैं, जो अपने आप को भार मुक्त करना चाहती हैं। तो इसमें ये है कि अब जिम्मेदारी किसको दी जाए अगर राहुल गांधी नहीं ले रहे हैं। और क्योंकि कमलनाथ बहुत वरिष्ठ हैं और उन्होंने संजय गांधी के समय से अभी तक पार्टी से जुड़े हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण पदों पे रह चुके हैं और वो वैसे भी पार्टी में काम करना चाहते थे। जो G23 और जो केंद्रीय नेतृत्व में दूरी हो गई थी उसको कमलनाथ ने पाटने का प्रयास किया था। तो कमलनाथ वैसे तो पद के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन अब ये गांधी परिवार के ऊपर है कि वो कमलनाथ को किस रूप में लाना चाहते हैं। क्या वो कुछ कार्यवाहक अध्यक्ष होगा? संविधान के हिसाब से तो चुनाव होना चाहिए, मतलब जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के करीब 1000 प्रतिनिधि हैं वो उनको चुनना चाहिए जो भी नया अध्यक्ष होता है। अब ऑलरेडी एक इंटरिम अध्यक्ष हो चुका है, तो इसलिए पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए संविधान के हिसाब से। लेकिन देखिए क्या होता है। रशीद जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति से शिफ्ट करके केंद्र में लाया जा सकता है, अगर ऐसा होता है तो फिर मध्य प्रदेश में उनका कौन उत्तराधिकारी आपको नजर आता है? इस समय कमलनाथ जी 2 पद पे जुड़े हुए हैं। वो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और साथ साथ वो नेता प्रतिपक्ष भी है मध्य प्रदेश असेंबली में। तो वैसे भी कांग्रेस में एक नेतृत्व ढूंढा जा रहा है स्थानीय, कि जहाँ के ऊपर कोई युवा हो जो कांग्रेस की बागडोर संभाले। और जब अब दिसंबर 23 में, जब नवंबर दिसंबर 23 में चुनाव होगा तो उसमें कोई एक नया चेहरा प्रस्तुत किया जाए। और जैसा आप जानते हैं कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश में काफी जो है आदिवासी नेतृत्व की जरूरत होती है, पिछड़ों की जरूरत होती है। तो उसमें कई नाम तलाशे जा रहे हैं, जिसमें जीतू पटवारी का भी नाम आता है, दिग्विजय सिंह के जो सुपुत्र हैं जयवर्धन सिंह, और एक वो कमलेश्वर पटेल हैं जो ईस्टर्न मध्य प्रदेश है उसके है रीवा संभाग से। तो ये तमाम नामों पे चर्चा हो रही है। अभी कांग्रेस के पास में समय है तो वो किसी को एक अगर फॉरवर्ड कास्ट के किसी राजपूत नेता को नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं मध्य प्रदेश असेंबली में, और प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है किसी पिछड़े को या किसी आदिवासी को दिया जा सकता है। शुक्रिया रशीद किदवई।
सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। कोरोना की दूसरी लहर की ढलान और तीसरे वेव की आशंका के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी पहुंचे। 2014 में जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, 7 साल में वो 26 बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा चुके हैं। अगले साल प्रदेश में चुनाव भी है विधानसभा के, तो उस हिसाब से भी प्रदेश की कोई भी राजनीतिक गतिविधि अपना ध्यान खींचती है। दूसरा है प्रधानमंत्री का दौरा। अपने 27वें दौरे पर बनारस पहुंचे प्रधानमंत्री ने कई सरकारी घोषणाओं के उद्घाटन के साथ कुछ अहम बातें भी कहीं, जैसे उन्होंने कोरोना को ठीक तरह से हैंडल करने के लिए योगी सरकार की तारीफ की। सुनिए। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री का इस तरह यूपी सरकार की पीठ थपथपाने को राजनीतिक हलकों में अगले साल होने जा रहे चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इनडायरेक्टली विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। क्या वाकई ऐसा है? पीएम ने इस दौरे पर कौन सी अहम घोषणाएं की हैं और उसके चुनावी मायने क्या हैं, जानने के लिए हमने बात की बनारस में ही मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार अभिषेक से। देखिए, प्रधानमंत्री आज वाराणसी में थे और वाराणसी में जिस तरीके से उन्होंने सौगातों की झड़ी लगाई है, जिस तरीके से उन्होंने वाराणसी और पूर्वांचल के लिए घोषणाएं की हैं और साथ साथ मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, तारीफ की है, खासकर कोविड से निपटने के उनके प्रयासों को लेकर, और जिस तरीके से उन्होंने भाई भतीजावाद शब्द का जिक्र किया है आज के अपने इस भाषण में, एक बात तो साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री ने एक तरीके से 2022 के चुनाव का आगाज कर दिया है। और इस बार ये जो चुनाव का आगाज है, इसे इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री के भाषण के साथ ही 2022 का जो एजेंडा है वो लगभग उन्होंने सेट कर दिया है। और कुछ ये भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने ये भी साफ कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में नेतृत्व को लेकर और चेहरे को लेकर कोई संशय नहीं है, क्योंकि उन्होंने यशस्वी मुख्यमंत्री, कर्मयोगी मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री ऐसे शब्दों से उन्हें नवाजा है। तो आप देखेंगे कि हाल के हफ्तों में, पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से एक संशय की स्थिति बरकरार थी, योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के दिन ट्वीट नहीं किए जाने को लेकर के जो कंफ्यूजन फैला था, अब वो तमाम संशय दूर होते दिखाई दे रहे हैं। आज जो प्रधानमंत्री वाराणसी आए, जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से जो घोषणाएं की और जिस तरीके से प्रधान मुख्यमंत्री की तारीफ की है, ये साफ दिखा रहा है कि अब 2022 का जो टोन है, 2022 का जो एजेंडा है, वो सेट किया जा रहा है। जिस तरीके की घोषणाएं हैं, खास करके बनारस को जो सौगातें दी हैं, उसे भी अगर आप देखें तो एकदम बिल्कुल साफ लग रहा है कि ये चुनावी शंखनाद है। कुमार, प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर किस तरह की गोलबंदी दूसरे खेमों में की जा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री ने आज एक तरीके से चुनावी शंखनाद कर दिया, तो विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ 2022 के चुनाव के लिए जुट चुका है और इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के मूड में है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने एक तरफ बीजेपी को घेरने की अपनी रणनीति तय की है, छोटे छोटे दलों को वो साथ ले रहे हैं, जनाधार वाले नेताओं को अपनी पार्टी में ला रहे हैं और
जो छोटे दल हैं उन्हें ये लगातार वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो छोटे दलों को साथ लेंगे और उनके दलों के हैसियत के हिसाब से उन्हें सीट भी देंगे। तो बीजेपी को घेरने की एक कोशिश, और जिस रणनीति पर बीजेपी ने 2017 को फतेह किया था, अपने साथ जातियों के जनाधार वाले नेताओं को जोड़ा था, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दोनों इस मुहिम में जुटे हैं और लगातार अखिलेश यादव इस बात को कह भी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो कांग्रेस पार्टी की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी पहुंचने वाली हैं लखनऊ। कल वो लखनऊ में होंगी और अगले 4 दिनों तक लखनऊ और उत्तर प्रदेश में जो पार्टी को कैसे मजबूत करें, बीजेपी से कैसे लोहा लिया जाए, इन तमाम विषयों पर इनकी चर्चा होगी। पार्टी के कैंडिडेट सिलेक्शन पर चर्चा करेंगी। उधर असदुद्दीन ओवैसी पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे और आज से वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। छोटे दल खास करके भागीदारी मोर्चा जो बना था, फिलहाल हालांकि उसमें टूट दिखाई दे रही है, लेकिन वो भी मोदी सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा बनाने में जुटा है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक तरीके से चुनाव का आगाज किया, अपना एजेंडा सेट किया है चुनाव का, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी हर हाल में इस बार लोहा लेने में जुटा है। और सबसे बड़ी बात कि एक बड़ा मोर्चा बनाने की एक कोशिश अखिलेश यादव की दिखाई देती है, जिसमें छोटे छोटे दल और दूसरे जनाधार वाले नेता उनके साथ हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में सियासी जो सरगर्मी है वो बढ़ेगी और बेहद ही दिलचस्प होगा अभी आने वाला वक्त। शुक्रिया कुमार अभिषेक। भारत से अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्था, नियम, कायदे, कानून की जड़ें अब भी हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं धंसी हुई हैं। समय के साथ धीरे धीरे उनमें बदलाव किया जा रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज़ादी के बाद आई लोकतांत्रिक सरकारें भी नहीं चाहती कि हटाई जाएं। इसी में से एक है अंग्रेजों का बनाया गया राजद्रोह कानून। आईपीसी में इस कानून की धारा है 124A। इसके मुताबिक अगर कोई शख्स शब्दों से या अपने लिखावट से या चिन्हों से या विजुअल मीडियम से या फिर किसी भी माध्यम से भारत में कानून से बनी सरकार के खिलाफ विद्रोह को भड़काता है तो उसे उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। ये वो कानून है जिसे खत्म करने की मांग पहले भी उठती रही है। 2011 में इसे खत्म करने के लिए राज्यसभा में कम्युनिस्ट सांसद डी राजा प्राइवेट बिल लेकर आए थे, लेकिन तब की कांग्रेस सरकारों ने इसे कोई तवज्जो नहीं दी। 2019 में आम चुनाव से पहले कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बनाया और अपने घोषणा पत्र में राजद्रोह के कानून को खत्म करने की बात कही। कांग्रेस की सरकार रहते हुए संघ और भाजपा के नेता भी इस कानून का विरोध करते रहे, लेकिन 2014 से जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसने इस कानून को हटाने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि दिखाया ऐसे जैसे देश हित में यह कानून बहुत जरूरी है। खैर, आज इसी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है क्यों औपनिवेशिक काल की देन यानी यह कानून उसे अब तक नहीं हटाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो यहां तक कहा कि यह कानून किसी आरी की तरह है जो किसी बढ़ई के हाथ में फर्नीचर बनाने के लिए दी गई है, लेकिन उसने उससे पूरा जंगल ही काट डाला। और एक खास बात यह भी है कि इस कानून के तहत 2014 से 2019 तक 326 केस दर्ज हुए हैं, जिनमें से 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सिर्फ 10 आरोपी ही दोषी साबित हो सके हैं। तो ऐसे में ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि अंग्रेजों के दौर में इस कानून की उपयोगिता क्या थी और आज इसे प्रासंगिक रखने के क्या तर्क दिए जा रहे हैं। और ये पूछा मैंने सुप्रीम कोर्ट में वकील विराग गुप्ता से। देखिए, इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा कानून जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर राजद्रोह शब्द का संधि विच्छेद करें तो पूरा मामला साफ हो जाएगा। राज माने राजा, द्रोह माने उसके साथ द्रोह। तो राजा के साथ द्रोह राजद्रोह कहलाया और यह कानून, इसकी जो विरासत, इसकी जो बैकग्राउंड है वो इंग्लैंड से निकला है। और इसीलिए जो कॉमनवेल्थ के जो देश थे, चाहे न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, इन सारी जगहों पे राजद्रोह का कानून किसी न किसी तरीके से था। तो 1947 के पहले इस कानून की एक जरूरत थी, क्योंकि अंग्रेजों का राज था और आप अंग्रेजों के राजा के खिलाफ कुछ भी बात कहते थे तो बगावत मानी जाती थी। लेकिन आज़ादी के बाद दो बातें बदली। पहली बात ये आई कि संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली, तो कोई भी आदमी बोल सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस।
और दूसरी जो बहुत बड़ी बात आई कि संसदीय लोकतंत्र आया, जिसके तहत हर 5 साल में सरकार बदलने का लोगों को हक मिला, सभी लोगों को मताधिकार का अधिकार मिला। तो जब 5 साल में सरकार बदलने का अधिकार है, तो सरकार की आलोचना करने का तो अधिकार मिल ही जाता है। तो सरकार की आलोचना करना सही या गलत तरीके से राजद्रोह कैसे हो सकता है, इसलिए इस कानून को बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। और इस कानून को जिंदा बनाए रखने के लिए कोई आज की सरकार नहीं, आजादी के बाद से नेहरू सरकार से लेकर सभी सरकारें जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए इस कानून को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से प्रश्रय दिया। विराग, अटॉर्नी जनरल बार बार कहते हैं कि कानून ना खत्म किया जाए बल्कि गाइडलाइंस दे दी जाए। ये कोई तकनीकी पेंच है या वाकई इस कानून को बनाए रखने के संबंध में बीच का रास्ता संभव है? नहीं, देखिए, जो अटॉर्नी जनरल बात बोल रहे हैं, ये मामले को फिर से एक टालने का या ठंडे बस्ते में रखने का प्रयास है। गलत चीज को जाना ही चाहिए, वो एक मध्यम मार्ग निकाल करके इसे बचाए रखना चाहते हैं। और जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस का कोई महत्व नहीं है। कानून या तो होता है या कानून नहीं होता है। हमने देखा कि 66A IT एक्ट का खत्म हो गया, और खत्म होने के बावजूद भी राज्यों में पुलिस इस कानून के तहत मामले दर्ज कर रही थी। तो गाइडलाइंस तो हर चीज के बारे में है, अरेस्ट करने के बारे में है, पुलिस जेल में प्रताड़ना नहीं दे सकती उसके बारे में है, और कानून है कि गलत तरीके से FIR नहीं हो सकती है, उसके बावजूद FIR हो रही है। तो या तो सरकार ये बोले कि अगर इस कानून का कोई पुलिस अधिकारी दुरुपयोग करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा, अन्यथा 1962 में जो सुप्रीम कोर्ट का जो 5 जजों के जजमेंट था केदारनाथ सिंह मामले में, उसमें उन्होंने बोला था कि सिर्फ वक्तव्य मात्र से ही राजद्रोह का मामला नहीं बनता है। उसमें जब तक हिंसा भड़काने का मामला नहीं हो तब तक राजद्रोह का मामला नहीं होना चाहिए। तो फिर सिर्फ कार्टून बनाने में या एक किसी भाषण देने में या फेसबुक और ट्वीट करने में राजद्रोह के मामले क्यों बन रहे हैं, और क्यों सरकार सरकारी पैसे से उन मामलों पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले को जस्टिफाई करती है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी नई गाइडलाइंस की आवश्यकता है, और इस कानून को खत्म करने के लिए संसद अगर पहल नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में विचार करना ही चाहिए। लेकिन उसमें तकनीकी पेंच ये है कि वर्तमान मामला 3 जजों के बेंच द्वारा सुना जा रहा है, और इस मामले पर कोई भी विचार संविधान पीठ 5 जजों की बड़ी बेंच से होगा, 7 जजों के बेंच द्वारा हो पाएगा, क्योंकि पहले इस मामले पर 5 जजों ने अपने इस कानून को बनाए रखने के लिए फैसला दिया था। तो अब इस कानून को रद्द करने के लिए 7 जजों की बेंच बनानी पड़ेगी, और तभी कोई सही तरीके का फैसला इस बारे में हो पाएगा। अच्छा विराग जी, क्योंकि ये कानून अंग्रेज लेकर आए थे, तो जो भी इंग्लैंड के उपनिवेश रहे उनमें और दुनिया के बाकी मुल्कों में क्या राजद्रोह कानून अब है या नहीं है? देखिए, हर देश में आतंकवाद, हिंसा से निपटने के लिए सख्त कानून है, लेकिन राजद्रोह की अगर बात करें तो राजद्रोह जैसा कानून, जैसा मैंने पहले बताया था कि अधिकांश देशों में, जो इंग्लैंड था वहां पर 2009 में खत्म हो गया, जो इस कानून का जो जन्मदाता है। और इंग्लैंड से जुड़े जो कॉमनवेल्थ के अन्य देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड खत्म हो गया, और अमेरिका में भी ये लगभग ये मृत कानून की तरह है। लेकिन इसको एक और दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है। आम जनता समझती है कि राजद्रोह मतलब देशद्रोह। सरकार और देश दोनों में फर्क है, और राजद्रोह मतलब देशद्रोह नहीं है। देश बहुत बड़ा होता है, देश की एकता, अखंडता और उसकी जो सर्वोच्चता की रक्षा करना सभी लोगों का कर्तव्य है। और अगर देश के खिलाफ कोई भी काम करता है तो उससे निपटने के लिए सरकारों के पास अनेक प्रकार के कठोर कानून हैं, वो चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हो, चाहे मकोका हो, चाहे UAPA हो, या इस टाइप के जितने भी कानून हैं। तो उन कानूनों में एक इतनी सख्ती है कि देश विरोधी मामलों से निपटा जा सके। लेकिन राजद्रोह कानून को अब संविधान के जो हमारे 2 अधिकार हैं, उन अधिकारों के खिलाफ है, और इसमें संविधान पीठ में भी इस मामले में बहुत लंबी बहस चली थी, और इसीलिए इसको अनुच्छेद 19 के एक्सेप्शन के तहत नहीं रखा गया था। इसलिए आज़ादी के 75 साल बाद इस कानून को जाना ही चाहिए, और ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, इन सारे लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये थे सुप्रीम कोर्ट में वकील विराग गुप्ता, आपका शुक्रिया।
भारत के टैलेंटेड नौजवान पुरानी H-1B वीजा पॉलिसी की वजह से बड़ी तादाद में अमेरिका की बजाय अब कनाडा का रुख कर रहे हैं। ये कहना है अमेरिका के पॉलिसी एक्सपर्ट्स का। उन्होंने फिक्र जताते हुए कहा है कि हमें इन नंबर्स में गिरावट लानी चाहिए। 10 सालों के अंदर अंदर 20 लाख से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए सालों या यहां तक कि दशकों तक इसका इंतजार करेंगे। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं NFP, उसके कार्यकारी निदेशक हैं स्टुअर्ट एंडरसन। उन्होंने सरकार से इंडियन टैलेंट को अमेरिका से कनाडा की ओर जाने से रोकने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने की गुजारिश की है। इसी NFP के जरिए अमेरिकी सरकार के एक एनालिसिस के मुताबिक अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन लेवल के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में रजिस्टर्ड भारत के स्टूडेंट्स की तादाद 2016-17 और 18-19 एकेडमिक सालों में 25% से ज्यादा घट गई। तो इसी मुद्दे पर मैंने बात की बिजनेस टुडे टीवी के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी साहब से और पूछा कि बाइडन के सत्ता संभालने के साथ ही वीजा पॉलिसी में पहले भी बदलाव की बात कही जा रही थी, तो अब इस एनालिसिस के बाद क्या किसी तरह के बदलावों की संभावना है? धन्यवाद मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर बेसिकली 2 प्रकार से दिया जा सकता है। पहला, अमेरिका की अभी क्या पॉलिसी है इस विषय को लेके, तो ये जानकारी जरूरी है अपने सभी श्रोताओं को बतानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने 1 अप्रैल को जो बैन लगा हुआ था फॉरेन वर्कर्स वीजा और उस खासकर जो H-1B वीजा जो बहुत पॉपुलर एक वीजा है, वो सारे जो वीजा थे उसको पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैन किया था और जो बाइडेन साहब ने उस बैन को एक्सटेंड नहीं किया 1 अप्रैल 2021 से। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाइडेन साहब ने जो कार्रवाई की है उससे ट्रंप के इस निर्णय को उन्होंने एक प्रकार से एंड कर दिया है। इस समय पे अगर हम अमेरिका की राष्ट्र नीति कहें, एक प्रकार से जो वहां की गवर्नमेंट की नीति है वीजाज को लेके, तो हम ये कह सकते हैं कि H-1B वीजा और बाकी फॉरेन वर्कर वीजा को लेके उन्होंने कोई बैन नहीं लगाया है। अब सवाल आपके मन में शायद ये होगा कि अगर बैन नहीं लगाया है तो वीजा क्यों नहीं इशू हो रहे हैं? देखिए, 2 उसमें छोटी बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा आपके अगले प्रश्न से पहले। पहला कि बैकलॉग एक काफी बड़ा है, डिमांड काफी रही है, और दूसरा आपको ध्यान होगा कि इंडिया में और अलग देशों में भी, बट इंडिया में जो अमेरिकन दूतावास हैं जो इन वीजा एप्लीकेशंस को प्रोसेस करते हैं, वहां भी कोविड के कारण काम करने में बाधाएं आई थी, जिसके कारण वीजा इशुएंस की जो एक प्रोसेस और प्रणाली है वो काफी हद तक रुक के, या इसे समझें कि ढिलाई से और देरी से चल रही। सिद्धार्थ जी, एक सवाल ये भी है कि इंडियन टैलेंट अमेरिका का ऑप्शन ना मिलने पर कनाडा को ही क्यों चुन रहा है? इसकी क्या कोई खास वजह है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि एक तो भौगोलिक दृष्टि है, कनाडा सटा हुआ है, और जब आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट आ जाता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आवाजाही बड़ी आसान हो जाती है। तो मैं ये जानता हूं कि कई लोग अभी भी अपनी कनाडा की नेशनैलिटी लेके अमेरिका में लंबे समय के लिए काम करते हैं, क्योंकि ऐसा एक प्रावधान कैनेडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। कनाडा में वहाँ की वर्कफोर्स और जो उनकी इकोनॉमी है उसमें वो फॉरेन टैलेंट और फॉरेन वर्कर्स को आने देते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ सब दरवाजे खुले हुए हैं, वहाँ भी काफी जटिल प्रक्रिया है, बट कनाडा अमेरिका के बनिस्बत ज्यादा ओपन है फॉरेन वर्कर्स को लेके। दूसरा, भूगोल से जब जुड़े हुए ये कारण और देखें तो कुछ और ऐसे देश हैं जिनमें अगर आप वहाँ की नेशनैलिटी रखते हो, वहाँ का पासपोर्ट आपके हाथ में हो, तो अमेरिका में आपको राइट्स मिलते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, एक समय पे जब बर्तानिया विश्व का सबसे बड़ा पावर था और जब बर्तानिया वापस इंपीरियल पॉलिसी से हट के सिमट सा गया, तो बहुत देश जो उनकी फॉर्मर
एक प्रकार से प्रिंसिपैलिटी थे या बरतानिया के राज में थे, वहां के लोगों को बरतानिया में सेटल होने की एक प्रकार से एडवांटेज मिलती थी। हांगकांग एक जस्ट रीसेंट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ऐसे हिस्टोरिकल रीजंस हैं। अमेरिका में भी विदेश से क्यों ला रहे हैं वर्कर जब यहाँ अमेरिका में ही वर्कर हैं, ऐसा एक विषय भी बहुत उभर के आता है। तो कहीं ना कहीं पे जो बाइडेन सरकार को भी थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि रिपब्लिकन्स जो हैं, जो एक प्रकार की वहां ऑपोजिशन है, वो इस विषय पे जो बाइडेन सरकार को लगातार प्रेशर में डालने का प्रयास करते रहे। शुक्रिया सिद्धार्थ जराबी। तो दिन भर में फिलहाल इतना ही, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन आपको आज का ये न्यूज पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारा पता है radio@aajtak.com। और हाँ, चलते चलते आपको बता दूं कि कोरोना पर हमारे खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज में इस बार हमने बात की है लैम्डा वेरिएंट की, और जानने की कोशिश की है कि इस वेरिएंट से बचने के लिए भारत को कौन से उपाय करने होंगे। तो ये पॉडकास्ट जरूर सुने। आपका आज तक रेडियो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, वहां पर भी हमें सब्सक्राइब करें। इस शो के प्रोड्यूसर थे प्रतीक वाघमारे और इसका साउंड डिजाइन किया है कपिल देव सिंह ने। तो मुझे यानी जमशेद कमर सिद्दीकी को इजाजत दीजिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।